गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर। इसमें हम लोग देखेंगे ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, कितनी टाइप्स हैं उसकी, मोस्ट कॉमन कौन सी है और रेयर टाइप्स कौन सी है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, प्रिवेंशन कौन सी ले सकते हैं हम लोग, कौन है जो कि ज़्यादा रिस्क पे है, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ब्रेस्ट कैंसर, तो चलें स्टार्ट करते हैं विद द ब्रेस्ट कैंसर। कैंसर हमें पता है कि कैंसर क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल। अगर आपके सेल डिवाइड हो रहे हैं एबनॉर्मली तो उसे हम लोग कैंसर कहते हैं। बट अगर जब आपके ब्रेस्ट कैंसर मतलब ब्रेस्ट सेल्स है ना वो एबनॉर्मली ग्रोथ कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहेंगे ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर भी दो तरह का हो सकता है, हमें पता है या तो वो बिनाइन होगा या तो मैलिग्नेंट होगा। जो बिनाइन होता है वो स्प्रेडिंग नहीं होता, वो एक ट्यूमर होता है, सही है, उससे इतना खतरा नहीं होता। बट दूसरा होता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट क्या होता है, वो स्प्रेड हो सकता है, वो एक रियल कैंसर होता है। ट्यूमर जस्ट आपको जो है ना आपकी बॉडी में कुछ नोड्यूल्स वगैरह बन जाते हैं, लेकिन कैंसर जो है ना वो रियल कैंसर है, वो स्प्रेडिंग है। तो देखते हैं इसमें है क्या। ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा कॉमन किस में होगा, ह्यूमंस में। हालांकि ये दोनों में हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कॉमन किस में होता है, फीमेल्स में। तो ब्रेस्ट कैंसर इज़ दैट कैंसर इन विच द सेल्स ऑफ ब्रेस्ट ग्रो एबनॉर्मली आफ्टर स्किन कैंसर। स्किन कैंसर के बाद चांसेस होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ठीक है। मतलब वो डायग्नोसिस में है कि अगर स्किन कैंसर हुआ है तो वो इन्वेसिव होगा और उससे क्या होगा, ब्रेस्ट कैंसर होगा। अब ब्रेस्ट कैंसर दोनों में हो सकता है, मेल एंड फीमेल्स में, बट ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल्स में। दूसरा जो ब्रेस्ट कैंसर है ना उसके सर्वाइवल रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई ट्रीटमेंट में, तो वो ब्रेस्ट कैंसर से जो डेथ रेट है ना वो डिक्रीज़ हो गया है। तो जो सर्वाइवल रेट है वो इंक्रीज़ हो गया है। नंबर ऑफ डेथ एसोसिएटेड विद द डिजीज़ इज़ डिक्रीजिंग और डिक्लाइन लार्जली ड्यू टू किस फैक्टर्स की वजह से। एक तो अर्लियर डिटेक्शन, मतलब जल्दी आपको पता चल जाता है, आपको स्टेज 0 या स्टेज 1 में आपको पता चल जाता है, स्टेज 2 तक आपको पता चल जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत इजी होता है। या सर्जरी की तरफ जाना होता है या तो रेडिएशन की तरफ जाना होता है। तो वो जल्दी अगर अर्लियर डिटेक्शन हुई तो आप ट्रीटमेंट अच्छे से ट्रीट कर सकते हो उसको। दूसरा है अ न्यू पर्सनलाइज अप्रोच टू ट्रीट एंड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, एक तो ये रीज़न है। दूसरा पर्सनल अप्रोच टू ट्रीट, दूसरी पर्सनल जो अप्रोच है ना वो भी ज़्यादा आ गई हैं, तो इससे क्या होगा, जो डेथ रेट है ना वो डिक्रीज़ हो गया ड्यू टू द ब्रेस्ट कैंसर। अब देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर की टाइप्स क्या है। जो ब्रेस्ट कैंसर है ना उसकी दो टाइप्स हैं, एक तो मोस्ट कॉमन, दूसरा बहुत ही रेयर टाइप्स है। वैसे हम लोग जो ब्रेस्ट कैंसर है ना उसको दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, एक तो इन्वेसिव और दूसरा नॉन इन्वेसिव। जो इन्वेसिव होगा वो स्प्रेड होगा टू द अदर ऑर्गन्स, टू द टिश्यूज़, टू द लिम्फ नोड्स। मतलब अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर एक साइड पे हुआ है वो फिर स्प्रेड होगा आपके ब्रेस्ट के लिम्फ नोड्स की तरफ, फिर कनेक्टिव टिश्यूज़ की तरफ, या जो फेट टिश्यूज़ हो गए ना उनकी तरफ वो क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, तो उससे बोलेंगे इन्वेसिव। अगर वो स्प्रेड नहीं करता वो होगा नॉन इन्वेसिव। दूसरा नॉन इन्वेसिव को दूसरा भी कहते हैं इन सीटो, जो कि स्प्रेड नहीं होता। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर क्या है, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटो। डक्टल कार्सिनोमा मतलब जो मिल्क डक्ट है ना उस पे होगा और ये इन्वेसिव नहीं होता। दूसरा है लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटो। लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटो का मतलब क्या होगा, जो लोब्स हैं ब्रेस्ट के वहाँ पे कैंसर होगा जहाँ पे आपके मिल्क ग्लैंड्स होते हैं, जहाँ पे जो सीक्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, तो वहाँ पे कैंसर होगा। इन सीटो मतलब वो फैलेगा नहीं। उसके बाद है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा ये मिल्क डक्ट में कार्सिनोमा होगा और ये क्या करेगा, स्प्रेडिंग होगा, मतलब स्प्रेड करेगा टू द लिम्फ नोड्स, टू द फेट टिश्यूज़। उसके बाद है इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा, मतलब ये जो जहाँ पे लोब्स होते हैं ना
ब्रेस्ट के जहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पे होगा, लेकिन ये स्प्रेडिंग होगा, ये भी स्प्रेड करेगा टू द लिम्फ नोड्स वगैरह। अब देखते हैं डक्टल कार्सिनोमा इन सीटो। डक्टल कार्सिनोमा इन सीटो इज़ अ नॉन इन्वेसिव कंडीशन। इसमें क्या होगा, इन्वेसिव कंडीशन नहीं है, इसमें स्प्रेड नहीं होगा। जो कैंसर सेल्स है ना वो कन्फाइंड होंगे एक ही जगह पे, डक्ट पे ही कन्फाइंड होंगे, ये स्प्रेड नहीं होंगे। सही, ये सराउंडिंग में इन्वेड नहीं करेंगे। दूसरा है लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटो। इसमें क्या होगा, लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटो इज कैंसर दैट ग्रो इन अ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है ना वहाँ पे ये ग्लैंड्स में होगा लोब्यूलर, लेकिन डक्टल डक्ट्स में होगा। ये क्या करेगा, स्प्रेड नहीं करेगा और इन्वेड नहीं करेगा टू द सराउंडिंग टिश्यू। और लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटो को हम लोग LCIS भी बोलते हैं, और डक्टल कार्सिनोमा इन सीटो को हम लोग DCIS भी बोलते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गई दोनों टर्म्स। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी जो टर्म्स हैं उनकी तरफ। यहाँ पे इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, इन्वेजिव मतलब स्प्रेडिंग होगा, इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा को हम लोग IDC भी बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द कार्सिनोमा है जो कि मिल्क डक्ट में ही होगा, बिगिन होगा मिल्क डक्ट पे, लेकिन ये इन्वेडिंग होगा, इन्वेड करेगा, स्प्रेडिंग होगा टू द टिश्यूज ना ब्रेस्ट। अब ये कहाँ से स्प्रेड होगा, ये वहाँ से डक्ट से स्प्रेड होगा टू द अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज नियर बाय, जो कि यहाँ पे लिम्फ नोड्स होंगी, ब्लड वेजल्स होंगी, वहाँ पे जाके ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर दूसरे ऑर्गन्स को भी इन्फेक्टेड करेगा। इसके बाद है इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा, जिसे हम ILC भी बोलते हैं। ये फर्स्ट पहले कहाँ होगा, लोब्यूल्स में होगा, जो लोब्यूल्स हैं ब्रेस्ट की वहाँ पे होगा, जहाँ पे ग्लैंड्स हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है वहाँ होगा, फिर ये नियर बाय टिश्यूज़ में इन्वेड करेगा। ये चार टर्म्स जो हैं वो हैं द मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर। अब लेस कॉमन हम लोग ब्रेस्ट कैंसर देखते हैं जो कि रेयर केसेस में होते हैं। एक है पेगेट डिजीज़ में क्या होगा, जो निपल्स है ना वहाँ पे कैंसर होगा। इसमें क्या होगा, द टाइप ऑफ कैंसर बिगिन इन द डक्ट ऑफ निपल। उसके बाद क्या होगा, ये स्प्रेड करेगा, फिर जो एल्यूला है ना, एल्यूला ऑफ द निपल वहाँ तक स्प्रेड करेगा, ये होगा डक ऑफ द निपल। बस इतना याद रखना है आपको। फिर है फाइलोड्स ट्यूमर कहाँ होगा, जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है ना ब्रेस्ट के वहाँ पे होगा। और तीसरा है एंजियो का मतलब है वेजल्स। ये कौन सी वेजल्स होंगी, ब्लड वेजल्स और लिम्फ वेजल्स, जो कि ब्रेस्ट की है वहाँ पे होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे एंजियो सार्कोमा। उसके बाद है एंजियो सार्कोमा के बाद जो रेयर है वो है इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर। तो इसको हम तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर क्या होगा, इसमें ब्रेस्ट में इन्फेक्शन होगी, स्वेलिंग होगी, ब्रेस्ट रेड हो जाएगी और उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। इसमें जो है ना लम्प्स या हार्ड मास नहीं बनते। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्प्रेडिंग है, इसमें ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और ये मतलब कि किसी सेल्स वगैरह या लम्प्स वगैरह नहीं बनाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा स्प्रेडिंग होता है लेकिन बहुत ही रेयर। इसमें लिखा हुआ ना इन्फ्लेमेटरी, तो जो इन्फ्लेमेशन में जो भी साइन एंड सिम्टम्स जो 5 होते हैं ना वही सेम होंगे। पेन होगा, ब्रेस्ट साइज एडिमा हो जाएगा, मतलब वहाँ ब्रेस्ट साइज लार्ज हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स है किसके, इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर के। उसके बाद है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। इसमें 3 चीज़ें ना नेगेटिव आएंगी, तो इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। कौन सी चीज़ें, एक तो जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स है ना वो यहाँ पे नहीं होंगे, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स भी नहीं होंगे, 2 चीज़ें नेगेटिव हो गई। दूसरा होगा जो HER प्रोटीन्स है वो भी इसकी सरफेस पे नहीं होंगे। तो इसमें 3 चीज़ें नेगेटिव हैं, तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। हमें पता है जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो थेरेपी लेते हैं उन्हें ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। फॉर एग्जांपल अगर कोई लेडी मीनोपॉज की तरफ जाती है तो वो लेती है एक हार्मोनल थेरेपी, और उस हार्मोनल थेरेपी में कॉम्बिनेशन होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का। तो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से ब्रेस्ट कैंसर भी होता है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। तो आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। तो आगे चलते हैं। अब आते हैं साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। ब्रेस्ट कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स कौन से होंगे? एक तो ये होगा कि जो ब्रेस्ट वो स्वेलिंग हो जाएगी, वहाँ पे रेडनेस होगी और विजिबल डिफरेंस दिखेगा। मतलब अगर एक ब्रेस्ट उस पे कैंसर है तो आपको डिफरेंस दिखेगा, एक जिसमें कैंसर है उसमें और दूसरा जो कि नॉर्मल ब्रेस्ट है, तो आपको उसमें एक विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा। उसके बाद क्या होगा, जो स्किन है ना वो चेंज हो जाएगी, वहाँ पे भी स्वेलिंग वगैरह होगी। उसके बाद ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, शेप भी चेंज हो जाता है ब्रेस्ट का, और आपको है ना एक वाज़ह डिफरेंस नज़र आता है नॉर्मल और एबनॉर्मल जो ब्रेस्ट है उसमें। निपल डिस्चार्ज होगा, निपल से डिस्चार्ज होगा अदर देन मिल्क, मतलब मिल्क नहीं, उसमें दूसरे डिस्चार्ज हो रहे हैं, लाइक ब्लड वगैरह आ रहा है, तो वो भी हो सकता है। ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, और जो है ना लम्प्स एंड नोड्यूल्स बन जाते हैं, और जब टच करते हो ना तो वो आपको फील भी होती है कि कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी आई है ब्रेस्ट में, तो ये फील भी होते हैं। ये है जो कि वार्निंग साइंस हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। उसके बाद जो दूसरे हैं वो है सिम्टम्स मोर स्पेसिफिक, मतलब वो स्पेसिफिक सिम्टम्स जो कि ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद होते हैं। वो कौन से होंगे? इचिंग होगी ब्रेस्ट में, चेंज हो जाएगा ब्रेस्ट कलर, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा उसका। उसके बाद चेंज इन टच, मतलब आपको फील होगा कि कोई चीज़ हार्ड सी चीज़ है, यहाँ पे टेंडरनेस हो गई है, या जो ब्रेस्ट है ना वो वार्म हो गई है, मतलब गर्म हो गई है। उसके बाद जो स्किन होगी ना ब्रेस्ट की, वो आपको ऑरेंज पील्स नहीं होती, वहाँ वैसी फील होगी। ब्रेस्ट लम्प्स बन जाएंगी, थिकनिंग हो जाएगी वहाँ पे, रेडनेस और पिटिंग ऑफ द ब्रेस्ट स्किन लाइक स्किन ऑफ एन ऑरेंज। आई होप आपको साइन एंड सिम्टम्स क्लियर हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं रिस्क फैक्टर की तरफ कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिसको रिस्क फैक्टर होगा तो उसे वो कैंसर होगा ही ब्रेस्ट का, नहीं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है लेकिन विदाउट एनी रिस्क, कोई रिस्क फैक्टर नहीं होते। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रिस्क फैक्टर होते हैं लेकिन कैंसर नहीं होता। तो रिस्क फैक्टर मतलब कि आपको हो सकता है, आप रिस्क पे हो, आपको ये नहीं कि रिस्क फैक्टर है तो कैंसर होगा, आप प्रिवेंशन लो, नहीं होगा। तो रिस्क फैक्टर में क्या होगा? बीइंग अ फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है ब्रेस्ट कैंसर एज़ कम्पेयर टू द मेल। और उसके बाद इंक्रीज एज, जैसे ही एज इंक्रीज होती है तो फीमेल मीनोपॉज की तरफ जाती है। मीनोपॉज की वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस आता है। मीनोपॉज के बाद आप हार्मोनल थेरेपी लेते हो, तो उसकी वजह से चांसेस होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो। दूसरा है अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कंडीशन। आपकी एक ब्रेस्ट में अगर कोई ट्यूमर है या कैंसर है तो ये हो सकता है कि दूसरी ब्रेस्ट में भी हो, तो मतलब ब्रेस्ट ट्यूमर वगैरह है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फीमेल हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, मतलब आपकी सिस्टर को है, डॉटर को है, तो ये हो सकता है कि आपको भी हो, चांसेस हो सकते हैं, मतलब आप भी रिस्क फैक्टर पे हैं। उसके बाद है इनहेरिटेड जीन्स दैट इंक्रीज कैंसर रिस्क। यही आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको चांसेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 जीन्स होती हैं, मतलब मोस्ट कॉमन जो वेल जीन। आपको पता है ब्रेस्ट कैंसर तब होगा जब जीन म्यूटेशन हो जाती है, आपकी जीन में थोड़ी चेंजेस आ जाती हैं तो कैंसर की तरफ वो सेल चला जाता है। तो जो जीन है ना जिसमें म्यूटेशन आएगी, तो वो 2 तरह की जीन्स है, ब्रेस्ट कैंसर जीन 1 और ब्रेस्ट कैंसर जीन 2। ये है जीन 1 और जीन 2। अगर ये दोनों जीन्स आपके बॉडी में है तो इसकी वजह से ये आप ज़्यादा रिस्क पे होंगे। इसका जो जनरल अगर 11% है तो इतना ज़्यादा नहीं, मतलब 65 के बाद आप मतलब कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। लेकिन अगर इसका अमाउंट ज़्यादा आ रहा है तो आप 45 की एज या 41 की एज पे आते हैं ना, मतलब अगर 22% आ रहा है या 23% आ रहा है तो आप
आपको ब्रेस्ट कैंसर 45 या 41 से 65 के एज में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो ये जीन्स होना आपकी बॉडी में, ये भी एक इंडिकेशन है, ये एक रिस्क फैक्टर है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, मतलब आप रिस्क पे हैं। उसके बाद है अर्लियर एक्सपोजर टू द रेडिएशन। अगर किसी को चेस्ट पेन है और वो बार बार चेस्ट एक्सरे या अल्ट्रासाउंड की तरफ जा रहा है तो उसको चांसेस हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। दूसरा ओबेसिटी, अगर आप ओवरवेट हो तो आपको चांसेस हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो, क्योंकि इसमें जो फेट टिश्यूज़ वगैरह हैं वो बढ़ जाते हैं। बिगनिंग योर पीरियड्स एट द यंगर एज, अगर 11 एज में आपको पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं तो आप रिस्क पे हो कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। या तो बिगनिंग मीनोपॉज एट एन ओल्डर एज, अगर आपको मीनोपॉज 55 की एज के बाद हो रहा है तो आपको भी ये चांसेस है कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, रिस्क पे हैं आप भी। हैविंग योर फर्स्ट चाइल्ड एट एन ओल्डर एज, अगर आप 30 से अबव हो और उसके बाद आपको फर्स्ट बेबी होता है तो उसकी वजह से भी आपको ये है कि आप रिस्क पे हैं ब्रेस्ट कैंसर। मैंने पहले ही कहा है, जो रिस्क पे होता है इसका मतलब ये नहीं है, हरगिज़ नहीं है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर होगा ही नहीं। रिस्क पे मतलब उन लोगों से ज़्यादा इनको मतलब चांसेस है कि हो, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद है हैविंग नेवर, मतलब जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई उन्हें भी रिस्क है कि वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। उसके बाद है पोस्ट मीनोपॉजल हार्मोनल थेरेपी। हम लोग हार्मोनल थेरेपी मतलब जो फीमेल मीनोपॉज की तरफ जाती हैं तो वो हार्मोनल थेरेपी देती है, सही है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करो, अगर बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं मीनोपॉज के, तो अगर आपको थेरेपी लाजमी लेनी है तो आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करो और जो थेरेपी है ना उसका लो डोज लो। मतलब आपको अगर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन लेना है तो आप बहुत ही लो डोज में दो। बहुत सारी फीमेल होती है ना जिसको है ना मीनोपॉज की वजह से टांगों में दर्द रहता है, हड्डियों में पेन रहता है, तो वो क्या करती हैं, हार्मोनल थेरेपी लेती हैं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कोई सीन है तो आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करो कि मुझे अगर हार्मोनल थेरेपी लेनी है तो बहुत ही लो डोज में दें, जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो। दूसरा, ड्रिंकिंग अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हो, मतलब दिन में 2-3 ग्लास अल्कोहल ले रहे हो, तो आपको भी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो अगर आप अल्कोहल ले रहे हो तो अल्कोहल का अमाउंट कम कर दें, आप बस 1 ग्लास अ डे ले सकते हैं अगर ज़रूरी है, अगर नहीं है तो आप अल्कोहल छोड़ दें। उसके बाद है प्रिवेंशन, हम लोग कौन सी चीज़ें हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर तो मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं 11 एज में तो आप रिस्क पे हैं, और अगर आपको मीनोपॉज लेट होता है 55 एज की बाद तब आप रिस्क पे हैं, और अगर आप रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है, चेस्ट एक्सरे आपने बहुत दफ़ा करवाया तब आपको रिस्क फैक्टर पे हैं। अल्कोहल पीते हैं, ओबेस हैं, तो ये सारे रिस्क फैक्टर थे हैविंग ब्रेस्ट कैंसर। और अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग, प्रिवेंटिव थेरेपी कौन सी ले सकते हैं। एक तो ये ब्रेस्ट कैंसर रिस्क रिडक्शन फॉर वुमेन विथ एन एवरेज रिस्क, मतलब जिनको रिस्क एवरेज है, मतलब इतना नहीं है, एवरेज रिस्क है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक जो वो आप मतलब पोस्ट मीनोपॉजल हार्मोनल थेरेपी ले रहे हैं ना, वो आप मतलब उसका डोज डिक्रीज़ कर दें, या तो आप ना लें, अगर हो सके तो ना लें, लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो बिल्कुल लो डोज में लें। दूसरा, मेंटेन अ हेल्दी वेट, जो आपका वेट है आप ज़्यादा ओबेस ना हो, एक्सरसाइज करें जिससे आपका वेट डिक्रीज़ हो जाए। दूसरा है चॉइस अ हेल्दी डाइट, जो आप डाइट ले रहे हो वो हेल्दी हो। अगर आपको वेजिटेबल ऑयल यूज़ करना है तो आप ऑलिव ऑयल में खाना पकाएं, ऑलिव ऑयल को ज़्यादा यूज़ करें, वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और दूसरा, मिक्स्ड नट्स वो आप यूज़ करें, तो ये क्या है, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस रिड्यूस कर सकते हैं। और जो आप डाइट ले रहे हो ना वो मेडिटेशनरी डाइट लें, इसमें क्या होगा, मेडिटेरेनियन डाइट में क्या होगा, आप वेजीज ले रहे हो, मतलब मीट फिशेस वगैरह आप इतने नहीं ले रहे हो, आप वेजीज ले रहे हो, होल ग्रेन्स ले रहे हो, लेगमिन मतलब प्लांट बेस्ड डाइट ले रहे हो आप, तो उससे भी आपके चांसेस, मतलब ये एक हेल्दी डाइट है, चांसेस कम हो सकते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो। जो फैट्स है ना, हेल्दी फैट्स लें, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, ओवर बटर हो गया, आप
मतलब कि जो रेड मीट वगैरह होते हैं ना, उनको अवॉइड करें, उनकी जगह फिशेस ले लें। तो इससे फ़िश ले लें तो इससे क्या होगा, आप ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, इससे प्रिवेंट हो सकता है। ये प्रिवेंटिव मेजर्स उनके लिए जो एवरेज रिस्क पे, लेकिन अगर जो हाई रिस्क पे हैं, मतलब ये एवरेज रिस्क के लिए, मतलब डेली एक्सरसाइज करें। डेली एक्सरसाइज कितने मिनट्स के लिए, अगर आप डेली एक्सरसाइज 30 मिनट्स के लिए करते हैं तो ये सही है। लेकिन अगर आप डेली एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वीक में एटलीस्ट 4 to 5 डेज आपको एक्सरसाइज करनी है 30 मिनट्स की। उसके बाद जो अल्कोहल पी रहे हैं ना, तो या तो वो बिल्कुल ही कम अमाउंट में कर दें, मतलब कितना अमाउंट हो, ड्रिंक नो मोर देन 1 ड्रिंक अ डे, मतलब एक दिन में 1 ड्रिंक लें, ज़्यादा नहीं लें। लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता। उसके बाद है वो जो कि हाई रिस्क पे, तो उन्हें क्या करना चाहिए। जो हाई रिस्क पे है ना, वो उनके लिए 2 प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। एक तो ये कि वो प्रिवेंटिव मेडिकेशंस लें, जिसे हम लोग कहते हैं कीमो प्रिवेंशन। दूसरा, वो प्रिवेंटिव सर्जरी की तरफ जाएं। तो इससे क्या होगा, रिस्क या चांसेस ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो अगर हम लोग प्रिवेंटिव मेडिकेशन की तरफ जाते हैं तो उसमें कौन सी मेडिकेशन आएंगी, ईस्ट्रोजन ब्लॉकर मेडिकेशन या प्रोजेस्टेरोन। हमें पता है कि ये 2 हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, तो हम लोग उनके ब्लॉकर्स देंगे, एरोमेटेज इनहिबिटर्स देंगे, जो कि मतलब कि रिड्यूस करेंगे रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन द फीमेल। उसके बाद हम लोग लेते हैं प्रिवेंटिव सर्जरी। सर्जरी में क्या होगा, या तो आप ब्रेस्ट, अगर मीनोपॉज की तरफ गए हो आप, तो मीनोपॉज के बाद आप या तो ब्रेस्ट उसकी मतलब कि सर्जरी करवाएं, या तो ओवरीज की सर्जरी करवाएं। अगर आप मतलब कि कैंसर से बचने के लिए अगर आप ब्रेस्ट सर्जरी करवाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक मेस्टेक्टोमी। और अगर आप मतलब मीनोपॉज के बाद आप रिस्क फैक्टर कम करवाने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर कम करवाने के लिए, अगर आप ओवरियन सर्जरी करवाते हो, अपनी ओवरीज सर्जरी करके निकलवा देते हो, तो उससे हम लोग कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक ओफोरेक्टोमी। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। तो आज की वीडियो इतनी ही। अब हम ब्रेस्ट कैंसर की जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें हम लोग इसकी डायग्नोसिस, कि हम लोग कैसे इसको डायग्नोस करते हैं, और इसके ट्रीटमेंट, हम लोग कौन कौन से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मतलब सर्जरी करवानी है, रेडिएशन पे जाना है, या कीमोथेरेपी लेनी है, और अगर कीमोथेरेपी लेनी भी है तो कौन सी कीमोथेरेपी लेनी है, कौन कौन सी मेडिकेशंस लेनी है, ये सब हम लोग करेंगे किसमें, हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।